नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में अनुवाद। और जो अनुवाद पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम, वह अनुवाद ऐसा है हमारा जो रीट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो जो रीट की परीक्षा होती है उसमें जब आप पेपर देखोगे तो मैं द्वितीय विभक्ति में करा रहा था। देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक है हमारा अनुवाद, और ये जो अनुवाद है इसमें हमारी चल रही है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। ये चल रहा है टॉपिक विद्यार्थी हमारा अनुवाद में। अब अनुवाद में जब मैंने आपको एक वो लिखाया था नियम के अनु है, अनु के योग में द्वितीय आती है। कौन सी आती है? द्वितीय विभक्ति। जब भी आप पढ़ते हैं तो जो अनु है, अनु के साथ जब भी आप पढ़ेंगे तो अनु के उपयोग में क्या है, जब प्रयोग करेंगे आप अनु का तो द्वितीय विभक्ति आती है। मैंने आपको वाक्य बताए थे जैसे रामम अनुगच्छति, विष्णुम अनुगच्छति। तो जब आप परीक्षा देखते हैं विद्यार्थियों रीट 2017, तो देखिए उसमें कौन सा सवाल पूछा गया है रीट 2017 में कि देखिए सह तस्य अनुगच्छति। क्या वाक्य आया है? सह तस्य अनुगच्छति। ये आया है विद्यार्थियों वाक्य। कौन से में? 2017 में। और फिर दिया गया है इति वाक्यम संशोधयत। क्या दिया है? इति वाक्यम संशोधयत। ये है। जब आप प्रश्न को देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये जो है, अब आपको पता है जब आप ये प्रश्न देखोगे आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए क्या दिया है कि सह तस्तेन अनुगच्छति। इसमें नंबर 1 में दिया है सह तेन अनुगच्छति। ये पहला वाक्य है। फिर दूसरे पॉइंट में दिया है सह तस्मै अनुगच्छति। सह तस्मै अनुगच्छति। फिर विद्यार्थियों तीसरा दिया है सह तस्मात् अनुगच्छति। और एक वाक्य दिया है आपके लिए चौथा, सह तम अनुगच्छति। ये है जो आप वाक्य पढ़ते हैं जब आप परीक्षाओं को हल करेंगे। और परीक्षाओं को जब आप हल करते हैं तब कैसा होता है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है हमसे। तो देखिए ये वाक्य दे दिया आपको, इति वाक्यम। जब ये बिंदी लग रही हो या अनुसार हो तो को अर्थ निकलता है। इति माने ये जो है, वाक्यम वाक्य को संशोधयत शुद्ध कीजिए। यह आया है हमारा रीट 2017 में। रीट 2017 में ये आया है हमारा विद्यार्थी द्वितीय विभक्ति में से। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि हमें द्वितीय विभक्ति आपको समझा रहा हूं, और द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से ये आया है। अब देखिए कि द्वितीय विभक्ति में आया। अब मैंने आपको बताया था कि भैया अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब आपको वाक्य है वह उसके पीछे जाता है, तो जिसके भी पीछे जा रहा है उसमें कौन सी विभक्ति आनी है? द्वितीय। अगर हम इन सब वाक्यों को देखते हैं तो देखिए इसमें ये जो है, क्योंकि विभक्ति का परिवर्तन किस में होता है? इनमें होना है।
ये जो हैं। अब इनमें जब आप देखोगे तो देखिए ये तेन तद शब्द की पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति है तेन, और आपको कौन सी देखनी है? द्वितीया। तस्मई यह चतुर्थी विभक्ति है। फिर उसके बाद तस्मात् ये पंचमी विभक्ति है, और ये तम कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? सह तम अनुगच्छति, वह उसके पीछे जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि द्वितीय आती है अनु के योग में। मैं आपको करा चुका हूं ये नियम। अब उसके बाद देखिए जब दूसरा देखते हैं आप, तो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। एक वाक्य आया है आपके उसमें, द्वितीय विभक्ति के ही आपको बता रहा हूं जो वाक्य आपके काम के हैं और आपको कैसे करने हैं। अब देखिए एक वाक्य आया है कि सह ग्रामस्य निकषा तिष्ठति। क्या है? सह ग्रामस्य निकषा तिष्ठति इति वाक्यम संशोधयत का मतलब होता है विद्यार्थियों, इसको शुद्ध करो। कौन से वाक्य को? इस वाक्य को। मैंने आपको लिखाया था समया, निकषा, ये शब्द लिखाए थे। इन शब्दों के योग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति आती है। अब देखिए इसके लिए वाक्य क्या दिए गए हैं। देखिए ये दिया गया है सह ग्रामीण निकषा तिष्ठति। एक वाक्य तो ये दिया है कि सह ग्रामीण निकषा तिष्ठति। फिर देखिए दूसरा वाक्य दिया है सह ग्रामस्य तो उसमें है ही, सह ग्रामात् निकषा तिष्ठति। तीसरा दिया है विद्यार्थियों सह ग्रामम निकषा तिष्ठति। और फिर है देखिए सह क्या कहते हैं? ग्रामाय निकषा तिष्ठति। सह ग्रामाय निकषा तिष्ठति। अब देखिए ये वाक्य हैं विद्यार्थियों। ये भी क्या है? हमारा जो पेपर है लेवल फर्स्ट, वो 2017 का ये भी पेपर क्या है? जब आप देखोगे तो रीट 2017 में ये पूछा गया है आपसे कि इसको शुद्ध करना है आपको, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि के जो प्रश्न आते हैं वे आपने खूब देखे हैं कि शुद्धि अशुद्धि वाले आते हैं, अनुवाद के आते हैं। इस जो अनुवाद प्रकरण चल रहा है इससे हम कई चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें आपके प्रत्यय में कई बार बता चुका हूँ। प्रत्यय है, समास है, वाच्य परिवर्तन है, 3 से 4 प्रश्न ऐसे आएंगे आपके लिए। अब देखिए आपको पता है कि जो निकषा शब्द होता है, ये निकषा शब्द, ये जो है, यह जो शब्द अगर आ जाता है तो इस शब्द के योग में विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? अगर निकषा आ जाएगा द्वितीय विभक्ति आएगी। जब आप इन सब को देखेंगे, क्योंकि आपको रूप तो याद करने पड़ेंगे, जैसे आपने राम के रूप याद किए, तो राम के रूप में क्या होता है? रामम, द्वितीय विभक्ति एक वचन।
रामम रामौ रामान। तो यहाँ क्या है द्वितीया में जब आप देखेंगे तो देखिए यह ग्रामीण है, तृतीया विभक्ति एक वचन है, यह पंचमी एक वचन है, यह द्वितीय एक वचन है और यह चतुर्थी एक वचन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कौन सी लानी है हमें, द्वितीया। तो द्वितीया लानी है तो आपका यह वाक्य सही हो जाएगा। और इस वाक्य का क्या है, वह ग्राम के पास रहता है। यह वाक्य है आपका कि वह गांव के पास रहता है, इस प्रकार से है। अब देखिए वह गांव के पास रहता है। अब एक जो वाक्य पूछा गया है इसमें देखिए, आपने देख लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। अब हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं, अब कौन सा सूत्र पढ़ेंगे हम, द्वितीया ही विभक्ति चल रही है विद्यार्थियों। अब पढ़ेंगे तथा युक्तम चानीप्सितम। कौन सा सूत्र है, तथा युक्तम चानीप्सितम। ये सूत्र है विद्यार्थियों। यह सूत्र क्या कहता है कि क्रिया से युक्त ईप्सितम। इसका अर्थ क्या है कि क्रिया से युक्त ईप्सितम, क्रिया से युक्त ईप्सितम के समान अनीप्सित समान अनीप्सित भी कारक संज्ञक होता हुआ, कारक संज्ञक होता हुआ कर्म संज्ञक होता है। ये है विद्यार्थियों इसका अर्थ। तो ये जो अर्थ है इसको जब आप पढ़ोगे तो ये क्या कहता है, हमने पढ़ा था कि वाक्य में जो क्रिया होती है और जो कर्ता होता है, एक कर्म होता है। तो कर्ता के द्वारा जो ईप्सितम होता है, ईप्सितम किसको कहते हैं, कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसका नाम क्या रख जाता है, कर्म रख जाता है। और जब कर्म रख जाता है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे हम लिखते हैं, वाक्य लिखा हमने, रामः पुस्तकम पठति। ये वाक्य है। अब आपको पता है ये राम करता है, और राम जो करता है, इस राम की ईप्सितम क्या है, पुस्तक है। तो पुस्तक की संज्ञा कौन सी हो जाएगी, कारकों में अगर हम बात करते हैं तो कर्म कारक हो जाएगा। और जब ये कर्म कारक हो जाएगा तो इस कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है। ये तो है ईप्सितम। अब क्या होता है, कभी कभी ईप्सितम के साथ साथ अनिप्सित भी बातें होती हैं। अनिश्चित बातें कैसी होती हैं, जैसे आप बाजार गए आलू लेने और आलू के साथ साथ टमाटर भी ले आए। तो गए तो किस लिए थे, आलू लेने के लिए। अगर साथ साथ अगर आप टमाटर ले आए तो ये अनिप्सित हो जाएगा। टमाटर अनिप्सित है और ईप्सित क्या है, आलू। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम समझ लें कि हम गए थे शिव के दर्शन करने के लिए और उसके साथ साथ वहाँ पर गए तो हमने देखा कि कृष्ण भगवान का भी मंदिर है। तो हमने क्या किया कि कृष्ण के भी दर्शन कर लिए।
तो जो ईप्सित होता है, ईप्सित कहते हैं जिसको हम चाहते हैं, तो जो ईप्सित कारक होता है उस ईप्सित कारक के समान ही जो अनीप्सित होता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है कि जो ईप्सित होता है उसके समान ही जो अनीप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए हम वाक्य बनाएंगे कि गांव को जाता हुआ, एक वाक्य है गांव को जाता हुआ, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, यह वाक्य है विद्यार्थियों। अब इसका जब अनुवाद आता है तो देखिए इसमें क्या है कि जाना कहाँ चाह रहा था, वो कहाँ जा रहा है, गांव। तो ये तो क्या है, ईप्सित कारक है। जो मुख्य काम है उसका क्या है, उसका जो मुख्य काम है वह है गांव को जाना। क्या है उसका मुख्य काम, उसका जो मुख्य कार्य है वह है उसका गांव जाना। लेकिन जाते हुए जो तिनका है, मान लीजिए जा रहा है और तिनके को स्पर्श कर लिया उसने, तो ये ईप्सित तो नहीं था, ये कैसा है, अनीप्सित है। और अनीप्सित है तो इसको भी क्या है, हम कर्म कहेंगे। यह ईप्सित कर्म और यह अनीप्सित कर्म, तो इसको भी क्या अनीप्सित कर्म कहेंगे। तो भैया उसने क्या बताया है कि जो ईप्सित कर्म होता है उसके समान ही अनीप्सित भी होता है। और ईप्सित में द्वितीय आती है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। देखिए वाक्य है ग्रामम, और देखिए जाता हुआ के लिए आ जाता है गच्छन, कि गांव को जाता हुआ, तिनके को तृण कहते हैं और इसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय, क्योंकि ये भी कर्म है यह भी कर्म है। यह ईप्सित कर्म है, यह अनीप्सित कर्म है। तो तृणम स्पृशति, क्या वाक्य बना कि गांव में जाता हुआ, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, यह वाक्य है। और देखिए दूसरा जो वाक्य है, भात खाता हुआ विष खा लेता है। भात, भात कहते हैं चावलों को, पके हुए जो चावल होते हैं, भात खाता हुआ विष को खा लेता है। देखिए ये वाक्य है विद्यार्थियों। अब इसमें क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो भात खाना था उसका मुख्य ईप्सित, ईप्सित कर्म क्या था, भात खाना, चावल खाना। और अनीप्सित क्या है, गलती से वो विष भी खा लेता है। यानी जो ईप्सित है भात, उसके साथ साथ जो अनीप्सित है विष, उसको भी खा लेता है। और जब अनीप्सित को वह खा लेता है तब क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए कि जब वह अनीप्सित को भी खा रहा है और ईप्सित को भी खा रहा है तो क्या है, ये भी क्या है, कर्म कहलाएगा और वाक्य बन जाएगा। देखिए कि ओदनम भुंजानः, ओदन कहते हैं चावल को, ओदनम भुंजानः, चावल खाता हुआ विषम भुक्ते, विषम भुक्ते। तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि वह चावल खाता हुआ विष को भी खा लेता है। तो जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिया तो किसी अन्य काम के लिए की जा रही है, लेकिन क्रिया के अन्य काम के लिए होने पर भी उसके साथ साथ अगर दूसरी क्रिया हो जाती है तो उसको भी क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। और उसको भी अगर हम कर्म कहते हैं विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से दोनों ही, एक ईप्सित कर्म है ये उदन, और एक ये है अनीप्सित कर्म, ईप्सित और अनीप्सित। तो ईप्सित चाहा गया और अनीप्सित न चाहा गया, और दोनों में ही कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाती है विद्यार्थी। अब क्या कहते हैं, देखिए जो बात है कि एक सूत्र है
देखिए काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, क्या है? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, ये है विद्यार्थियों सूत्र। और देखिए यह सूत्र क्या कहता है, काला ध्वनोर अत्यंत संयोग, ये जो सूत्र है वह क्या कहता है, जब आप देखेंगे कि जो कालवाचक होते हैं, कौन से? कालवाचक। तो देखिए क्या कहता है ये, कि जो कालवाचक होते हैं, कालवाचक में कैसे? ये काल का मतलब तो होता है समय और अध्व का मतलब होता है रास्ता। तो कालवाचक और मार्गवाचक, तो इसका तो क्या हो गया? समय। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे तो क्या स्थिति होती है विद्यार्थियों इसमें, कि आपने पढ़ा और आपने जब पढ़ा विद्यार्थियों, तो ये जो सूत्र है जो आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसा सूत्र है कि जिसमें काल और मार्गवाचक जो शब्द होते हैं उनके साथ अत्यंत अगर संयोग होगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से? कि कालवाचक जो शब्द होते हैं उसमें यदि अत्यंत संयोग होगा। अत्यंत संयोग कैसे होता है, कि देखिए अत्यंत संयोग काल, इसका जो अर्थ है वो क्या है, कि कालवाचक और मार्गवाचक से, क्या अर्थ है? कालवाचक और अध्व, अध्व कहते हैं रास्ता यानी मार्ग। क्या कहा? कि कालवाचक और अध्व यानी जो मार्गवाचक है उससे अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, कि यदि, इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य है कि यदि कोई ऐसा शब्द हो जो मार्गवाचक है, जो मार्ग को बताता है, जैसे हम कहते हैं 2 कोस, तो यह क्या है? 2 कोस है, वो मार्ग को बताता है। कालवाचक है, कालवाचक कहते हैं समयवाचक, और समयवाचक में कौन से आ जाते हैं? समयवाचक में आ जाते हैं जैसे आप महीना, दिन, ये सब किस में आ जाते हैं? समयवाचक में। अब अत्यंत संयोग से क्या तात्पर्य है? अत्यंत संयोग का तात्पर्य यह है इसमें, इस सूत्र को जब आप पढ़ते हैं, कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 महीने भर पढ़ाई की। क्या किया मैंने? 1 महीने तक पढ़ाई की, और 1 महीने तक जो पढ़ाई की, अगर मैं लगातार, अत्यंत संयोग है, 1 महीने तक पढ़ता हूँ, तो जो 1 महीना शब्द है उस 1 महीना शब्द में विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति आएगी। ऐसे ही मैं कहूँ कि एक नदी कोस भर टेढ़ी है, ऐसा नहीं हो कि थोड़े से क्षेत्र में टेढ़ी हो। अगर पूरी कोस भर अगर कोई नदी टेढ़ी है तो फिर क्या होगा, कि जो नदी टेढ़ी है पूरे कोस भर, तो वो जो कोस शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है विद्यार्थियों। कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। देखिए उदाहरण पढ़ते हैं हम, तो उदाहरण जो हैं भी कौन से हैं? देखिए एक उदाहरण है हमारा मासम कल्याणी, एक उदाहरण है मासम कल्याणी, और ये है मास तक
कल्याण युक्त, ये है क्या है विद्यार्थियों, मास तक कल्याण युक्त। दूसरा उदाहरण जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, मासम अधीते, इसका अर्थ होता है महीने भर पढ़ा। क्या अर्थ है इसका, महीने भर पढ़ा। अगर ये 1-2 दिन पढ़ता तो इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं आती, क्योंकि अत्यंत संयोग का क्या तात्पर्य होता है, पूरे महीने भर वह पढ़ा। तो इसलिए कौन सी विभक्ति आ गई विद्यार्थियों, द्वितीय आ गई। फिर देखिए मासम गुणधाना, इसका अर्थ होता है मास भर गुड़ और धान्य। मासम गुड़ धाना, तो महीने भर गुड़ और धान्य। अब इसके बाद देखिए जब आप पढ़ते हैं, अब ये तो हो गए हमारे, ये मास है समयवाचक है, मास है समयवाचक है, मास है समयवाचक है। इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, इसमें आएगी आपकी द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति। अब देखिए दूसरे इसमें क्या है, काल के उदाहरण है, समय वो थोड़ी दूरी के। दूरी के उदाहरण कौन से हैं, देखिए एक उदाहरण है क्रोसम, क्रोस कहते हैं विद्यार्थियों कोस को, ये मार्ग। नदी कुटिला, क्रोसम नदी कुटिला, इसका अर्थ है नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है, ये एक वाक्य है विद्यार्थियों। दूसरा वाक्य है इसमें कि क्रोसम अधीते, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, कोस भर पढ़ता है। क्या लिखेंगे आप, कोस भर पढ़ता है, ये है। और फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो देखिए एक और उदाहरण है हमारा क्रोसम गृह, क्रोसम गृह यानी कोस भर पर्वत है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हैं आपने देखा पहले जो उदाहरण थे, वो पहले उदाहरण तो हमारे किस चीज़ के थे, पहले उदाहरण थे हमारे समय के वाचक। यानी जब अत्यंत संयोग हो रहा हो किसी कार्य के साथ तो उसमें या तो कालवाचक आ जाएं या अध्व, अध्व कहते हैं रास्ते को। ये जो है शब्द आप पढ़ेंगे तो ये जो अध्व होता है, अध्व का अर्थ होता है मार्ग। क्या अर्थ होता है, अध्व का मार्ग होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप इसको सीरियस पढ़ें, जिनके पास भी इसका जो लिंक है पहुंचती है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और अनुवाद है जो मैं आपको करा रहा हूं उससे आपके अनेक टॉपिक पूरे हो जाएंगे और जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो वाच्य परिवर्तन में,
ना ही अनुवाद में, ना ही शुद्धि अशुद्धि में, प्रत्यय, समास, ये सब इसी एक टॉपिक में हो जाएंगे विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।